नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम इकाई नंबर 2 कच्छ की सैर के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। तो पहला यहाँ पर हमें मुद्दा दिया गया है मरुभूमि। यहाँ पर मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान, रण प्रदेश, इसके बारे में हमें 4-5 वाक्य लिखने हैं। उत्तर, मरुभूमि रेगिस्तान किसे कहते हैं? जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। कि जहां पर दूर दूर तक मात्र रेत ही रेत दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती नहीं है, ऐसे स्थान को मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा यानी कि बारिश बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कि मरुभूमि में वर्षा नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, इसीलिए यहाँ के लोगों को पानी की तंगी महसूस होती है और पानी के लिए इन्हें दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहां भूमि से पानी निकलता है कि मरुस्थल में या मरुभूमि में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर पानी मिल भी जाता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर सवार होते हैं, यानी कि ऊंट पर प्रवास करते हैं। कि जो रेगिस्तान में लोग रहते हैं तो वह ज्यादातर ऊंट का उपयोग करते हैं आने जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऊंट ही में ऐसी खासियत होती है जो रेगिस्तान में चल सकता है, ज्यादा दिनों तक वह प्यासा रह सकता है। इसीलिए वहां पर लोग ज्यादातर यातायात में ऊंट का उपयोग करते हैं। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। क्या आपको पूछा जाए कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नंबर 2, कच्छ के 3 बड़े शहर। तो कच्छ के 3 बड़े शहर कौन से हैं? तो एक मांडवी, भुज और मुंद्रा, ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। फिर से मांडवी, भुज और मुंद्रा ये कच्छ के सबसे बड़े 3 शहर हैं। पहले हम मांडवी के बारे में लिखेंगे, फिर भुज के बारे में और बाद में मुंद्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखेंगे। तो मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। तो मांडवी एक अत्यंत ही सुंदर बंदरगाह है, बंदरगाह जहां पर जहाजों को बांधा जाता है। यह बड़ा प्राचीन नगर है, प्राचीन यानी पुराने समय का। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियां तथा समुद्र तट दर्शनीय है। कि यहाँ पर राजमहल है, यहाँ के तट पर जो पवन चक्कियां है और वहां का समुद्र तट है वह देखने लायक है। दूसरा जो शहर है वह है भुज। तो वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामी नारायण मंदिर, हमीरस तालाब
भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। कि भुज शहर में लोग क्या देखने को जाते हैं, तो एक वैभवशाली एक विकसित शहर है जहां पर आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामी नारायण मंदिर, हमीरस तालाब, भुजिया पहाड़ यहाँ देखने लायक स्थान है। उसके बाद तीसरा जो शहर है वह है मुंद्रा। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं कि मुंद्रा में उद्योगों का विकास हुआ एक औद्योगिक स्थान है और यहाँ बहुत सी प्राचीन इमारतें भी हमें देखने को मिलती है। नंबर 3, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, तो कच्छ के धार्मिक स्थल कौन से हैं? तो भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। फिर से भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है कि भद्रेश्वर में जैनों का यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है कि जब भूकंप आया था तो वह पूरा खंडित यानी कि टूट चुका था। वह 2500 वर्ष पुराना था, मगर उसका आधुनिक ढंग से पुनः यानी कि फिर से निर्माण हो रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है और हाजीपीर में मुसलमानों का पवित्र स्थान है कि हाजीपीर की दरगाह जो मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान मानी जाती है। नंबर 4, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। कि कच्छ के ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं? तो सामख्याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो की संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। कि कच्छ के ऐतिहासिक स्थान इतिहास के समय का जो स्थान है, तो सामख्याली से जैसे ही हम उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे तो धोलावीरा आएगा और धोलावीरा के अंदर अति प्राचीन हमारी जो संस्कृति है मोहनजोदड़ो की संस्कृति, इसके अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और दूसरा है लखपत। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थान है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है कि लखपत जो है वह गुरु नानक की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पुराना किला भी आया हुआ है। इसीलिए धोलावीरा और लखपत ये दोनों कच्छ के ऐतिहासिक स्थान हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कि आप अपनी पाठशाला से अगर कोई यात्रा करने के लिए गए हो तो आपके शब्दों में आपको वर्णन करना है। तो यह जो प्रश्न है वह आपको खुद लिखना है कि आप पाठशाला में से कई बार गए ही होंगे, तो किसी भी यात्रा का आप वर्णन यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम आगे प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करेंगे। कि प्रश्न नंबर 2 है, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। व्यक्तिगत पत्र है कि आपने
कोई यात्रा की है तो उसका वर्णन करते हुए आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम पता लिखेंगे 14 सदगुरु सोसाइटी भक्ति नगर अहमदाबाद 380007 20 नवंबर 2013। यह पत्र लिखा गया है 20 नवंबर 2013 को। जब आप पत्र लिखोगे तो आप अपना दिनांक भी लिख सकते हो, अपना पता भी लिख सकते हो। प्रिय मित्र आरुषि अल्पविराम, आप जब भी पत्र लिखें तो अल्पविराम एवं पूर्ण विराम का पूरा ख्याल रखें। हम जब पता लिखते हैं तो हमें कहाँ पर अल्प विराम करना है, कहाँ पर पूर्ण विराम करना है, तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। तो प्रिय मित्र आरुषि, यहाँ पर अल्प विराम, सप्रेम नमस्कार पूर्ण विराम। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। कि मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी हुई है कि तुम्हारे जो माताजी है वह अब एकदम स्वस्थ, यानी बीमार होंगे तो एकदम स्वस्थ हो गए हैं। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहां से लौटे हैं कि हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन की यात्रा के लिए गए थे और 2 दिन पहले ही लौटे हैं, यानी वापस आए हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया कि नैनीताल के बारे में जो कुछ भी हमने पढ़ा था या देखा था, तो जैसा सुना था वहां ही दृश्य वैसे ही देखने को मुझे मिले। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया कि उसकी परिक्रमा करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। कि देवी की जो सुंदर मूर्ति थी वह इतनी सुंदर दिख रही थी कि मानो वह अभी ही बोल उठेंगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूम कर देखा कि हम नैनीताल से फिर श्रीनगर गए और श्रीनगर बहुत ही सुंदर शहर है। सारा नगर हमने घूम कर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया, मन मोहना, हमें आकर्षित कर देना। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। कि वहां पर हमने शिकारे में बैठकर जल विहार, नौका विहार किया और आनंद लिया। हम बहुत ही खुश थे। वुलर और मानसबल झील भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। जो डल सरोवर वहां का था वह वुलर सरोवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया था। श्रीनगर से हम पहलगांव की ओर जब जा रहे थे तो हमारे रास्ते में मार्ग में केसर के बागान थे। वहां से केसर की जो खुशबू थी वह हमें मदमस्त कर रही थी, अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। शालीमार और निषाद बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदन वन में घूमने जैसा आनंद आया। मैंने वहां से कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो मैं तुम्हें भेज रहा हूं शेष मिलने पर। कि कुछ स्थानों के मैंने फोटो लिए हुए हैं, मैं तुम्हें यह भेज रहा हूं और शेष मिलने पर बाकी हम जब मिलेंगे तब बात करेंगे। तुम्हारा प्रिय मित्र आलोक। अब आगे हम स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1
दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखे। कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हमें शब्दकोश के क्रम में इसे लिखना है। तो हमारा पहला जो शब्द रहेगा वह है अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या, हमदर्द। आगे प्रश्न नंबर 2, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्द की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि यहाँ पर जो प्रशासन के जो शब्द आए हुए हैं इस पाठ के अंदर, तो उसकी हमें सूची बनानी है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला जो शब्द है वह है अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट। फिर प्रभाग यानी कि डिवीजन, वरिष्ठ, सीनियर, कनिष्ठ, जूनियर, सचिव, सेक्रेटरी। तो यहाँ पर इकाई के अंदर 5 प्रशासकीय शब्द का प्रयोग हुआ है। अधीक्षक, प्रभाग, वरिष्ठ, कनिष्ठ, सचिव। अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अधीक्षक, मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। प्रभाग, फिल्म प्रभाग आज बंद था। वरिष्ठ, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि हमें विशेषण दिए गए हैं, हमें इन विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषता दर्शाता हो उसे विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर शब्द दिया गया है दयावान, मूल्यवान, कृपालु, थोड़ा सा, अच्छा, सुंदर, प्रिय। हमें वाक्य में प्रयोग करना है। नंबर 1, दयावान। राजा बहुत दयावान था। नंबर 2, मूल्यवान। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। नंबर 3, कृपालु। संत कृपालु होते हैं या भगवान कृपालु होते हैं या ईश्वर कृपालु होते हैं या फिर माता पिता कृपालु होते हैं। तो हम कोई सा भी शब्द बना सकते हैं। नंबर 4, थोड़ा सा। दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। नंबर 5, अच्छा। मोहन एक अच्छा लड़का है। नंबर 6, सुंदर। उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं या फिर ये खिलौना बहुत ही सुंदर है या फिर ये चित्र बहुत ही सुंदर है या फिर चित्रकार ने यह चित्र बहुत ही सुंदर बनाया है। नंबर 7, प्रिय। गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। मेरा भाई मुझे बहुत ही प्रिय है। तो हम ऐसे विशेषणों को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें हिंदी में अनुवाद करना है।
હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ सूरज दादा विदाई ले રહ્યા છે। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माळा भणी उड़ी રહ્યા છે। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ या और चल रहा है या लौट रहा है। ત્યારે झरमर झरमर वर्षाની શરૂઆત થઈ। उस समय रिमझिम वर्षा की शुरुआत हुई। सौ असह्य गर्मीनी पीड़ामांथी मुक्तिनो आनंद लई રહ્યા હતા। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मात्र मानव ज नहीं, पशु पक्षी અને जीव जंतु पण साता अनुभववा लाग्या। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। प्रश्न नंबर 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। कि यहाँ पर कहानी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, हमें कहानी को पूर्ण करना है। तो एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम, अब यहाँ से हमें कहानी को पूर्ण करना है। तो एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामू और छोटे का नाम लखन। आप कोई सा भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। रामू को खेल कूद का शौक था। कि रामू को खेलने कूदने का बहुत ही शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। कि उसे निशानेबाजी का शौक था, इसीलिए बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था। कि जो उसका छोटा बेटा था लखन, उसे खेती करने का बहुत ही शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। यानी कि एक लड़का जो था वह भारतीय सेना में गया और दूसरा लड़का एक किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो किसान का जो बेटा भारतीय सेना में भर्ती था, उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया। कि किसान अब बहुत ही खुश है, आनंद में है। क्यों? क्योंकि उसके जो दोनों बेटे हैं वो भारत माता की सेवा में जुड़ चुके हैं। हमारे भूतपूर्व वड़ा प्रधान श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे देश को नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। यह नारा उस किसान के बेटों ने सार्थक करके दिखाया।